वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री से चैप्टर 1 to 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा 7 मार्क्स का आ रहा है। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट है, देन उसका लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये तो हैं हमारे टॉपिक्स। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला ना सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो होती है एम्पेरिकल फार्मूला में, क्योंकि हम उसको ना एनसीईआरटी से अगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वे में बता रखा है, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स बता रखे हैं। लेकिन उसको आप ईजी तरीके से कर सकते हैं इस वाले मेथड से, जिसमें क्या करना होता है, हमें एक टेबल टाइप से बनानी होती है। इसकी एलिमेंट्स लिखेंगे एक टेबल में, फिर उसमें एक कॉलम में परसेंटेज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास करेंगे, फिर उसका सिंपल रेशो, उसके बाद हम होल रेशो लिखेंगे। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो टाइप का है। फिर यहाँ पे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे जो एन है वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे when carbon 80% and hydrogen 20% combine together to form a compound of molar mass 30 gram, find empirical formula and molecular formula। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे कर रखा है, देखो कार्बन लिख दिया एलिमेंट वाले में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिख लिया, इन दोनों की परसेंटेज लिख ली, फिर उसके बाद परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास करके डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यू आई है वो ये रही। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपल रेशो कैसे निकालना होता है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी ना, इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी ना उसे हम सारी वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास आया है वो है 6.6 और हाइड्रोजन का 20 है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, कार्बन का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6.6 को ना हम 6 पॉइंट इससे भी डिवाइड कर देंगे और इससे भी डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने ऐसे डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, सिंपल रेशियो। और होल रेशियो होता है कि इसको राउंड ऑफ करना है, जैसे कि ये 1 तो 1 की कुल हो गया, लेकिन ये 3.1, तो इसको हम अप्रॉक्स में डिस्क करें तो ये क्या बनेगा, हमारा होल रेशियो में ये 3 बन जाएगा। तो ये रहा। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसमें उसके हिसाब से कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3। तो यहाँ पे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH3। अब हमें निकालना है क्या, मोलर मास। अब हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें एन तो नहीं पता, तो हमें एन क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो एन निकालने का क्या फॉर्मूला था, एन निकालने का फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कहाँ से मिलेगा, तो देखो मोलर मास यहाँ पे लिखा हुआ है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कहाँ से मिलेगा, तो देखो ये CH3 है ना, तो उसका मास देख लो। तो 12 कार्बन का और 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हमने 2 को CH3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, C2H6। तो ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी जैसे कि ना क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इन सबके आंसर दिखा देती हूँ, आप इन्हें देख लेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब से सर्च करके आप इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है सेकंड। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फिर ये उसका सॉल्यूशन आ गया नीचे, है ना। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ गया। फिर यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे आ गए, जिसका हम थोड़ा सा इंट्रो देखा कि इसमें कितने मोल है, क्या है, मास कैसे निकालना है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। फिर वॉल्यूम वगैरह हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, तो हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद हमने नीचे एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, फिर आ गया मोलैरिटी क्या होती है, ये सब हमने देख लिया, यूनिट देख ली। और फिर उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे और फॉर्मूले देख लिए मोलैरिटी से रिलेटेड, मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन देख लिया, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी करे। चैप्टर 2 में आ गए, तो इसमें चैप्टर 2 में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी टॉपिक्स हैं वो हमने लिख लिए। तो क्या क्या था, नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम नंबर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है कॉपर की और क्रोमियम की, और हंट्स रूल हमने देखा। यहाँ पे साइड में एक टेबल बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक है, कि मतलब जैसे कि हमें याद नहीं होता कि जैसे 1s 2s 2p 3s, तो कैसे बना याद करें, तो उसकी टेबल होती है, लाइक 1 to 7 आप काउंट लिख लो, 1s 2s करके 7s तक, फिर 2p से लिख के 7p तक लिख लो, 3d से लेके 6d तक, और 4f से लेके 5 तक। फिर आप ऐसे एरो बना लो,
अब इसको हम लाइन वाइज कैसे लिखेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से स्टार्ट होगा। जैसे आपको जूम कर दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है ना। तो क्लियर नहीं है बट फिर भी आप इससे आइडिया ले सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा 1s हो गया, फिर उसके बाद आप ऐसे करके ना जॉइंट कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि 1s फिर उसका 2s, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना वो पीछे से स्टार्ट होगा, 3p 3s। नेक्स्ट जो है पीछे से स्टार्ट होगा, मतलब 2p 3s, फिर उसका आएगा 3p 4s, फिर पीछे से स्टार्ट होगा 3d 4p 5s, फिर उसका ऐसे होगा 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ऐसे करके ये कुछ ऐसे होने वाला है ना। तो ये तो बस बताने का तरीका था, और अगर आपको याद है तो और भी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे चैप्टर 2 का डिफाइन हंड्स रूल एंड गिव एन एग्जांपल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फिर ऑफ वर्क प्रिंसिपल को डिफाइन करना आ गया, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये सब बताना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, क्वांटम नंबर बताओ और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है सारे क्वांटम नंबर्स को बताओ, यानी कि अगर n की वैल्यू 3 है तो बाकी सारे क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। एक्यूरेसी बतानी है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। फिर हमें नोड को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद और हमें बताना है कि इन क्वेश्चंस में रेडियल नोड कौन सी है और एंगुलर नोड क्या होगा इन ऑर्बिटल्स का। फिर बता रखा है साई स्क्वायर और साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। नोटेशन लिखनी है कि ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, है ना। फिर इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा ऑर्बिटल। फिर हमें बताना है कि इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। यहाँ पे हमारा जो है dx² - y² और dz² का हमें बनाना था स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पे बने हुए हैं। फिर हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताना है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी है और एक क्वेश्चन भी है। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है ना गोल्फ वाला, ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक दिन पहले एक वीडियो डाली है क्वेश्चन पेपर की, जो कि हम पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ था, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को हमें बताना है और हमें वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे, यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चंस के अगर इसकी ज़्यादातर क्वेश्चंस के तो यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज़ वगैरह दिखा रखी है। यहाँ पे ना कुछ कुछ हमने साइड में ना लिखा भी हुआ है, ताकि ना ये जो पॉइंट्स हैं हम याद कर लें, जो हम बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। ये सब ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है ना, कंडीशन। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे 30 और 31 का आंसर नहीं है, तो इसकी हमें बस डेफिनेशन करी थी। तो 30 और 31 का आंसर कहाँ है, तो 30 और 31 का आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में। क्योंकि ना कुछ कुछ क्वेश्चन के जिनके आंसर नहीं दिख रहे हैं ना उनके लास्ट में होंगे, या फिर और कुछ कुछ क्वेश्चन के ना आपको खुद से करने हैं। इसके यहाँ मैं दिखा देती हूँ, हाँ ये रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आंसर, ठीक है, चैप्टर 2। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बताने के लिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 31 का आंसर और 30 का भी आंसर, दोनों का यहाँ पे है ना। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो हमारे चैप्टर 2 से ना हमें इतने क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने तो यहाँ से हम आ गए कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 पे। तो यहाँ पे चैप्टर 3 से है ना कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ना चैप्टर 3 से ना क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं, लाइक उनके पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड कर रखे होते हैं ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हैं, ये क्वेश्चन देन आंसर, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन देन आंसर, है ना। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गए और आंसर भी आ गए यहाँ पे। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें ना काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर ये आता है ना तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 4-5 मार्क्स का आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स बने रखे हैं। जैसे यहाँ पे 5 इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, तो 6 हैं बल्कि। तो यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा बन जाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो इसकी जो आंसर ट्रिक ये थी कि ना जब भी ये पेपर में आता है ना तो ये टेबल एज इट इज़ आ जाती है, क्वेश्चन का सीक्वेंस भी एज इट इज़ आ जाता है। तो इसमें ना आप याद ही रख लें, जैसे कि याद करने का तरीका है, जैसे 5 2 3 4 6 1, ऐसे 5 2 3 4 6 1, यानी कि पहले का फिफ्थ है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का छठा और छठे का पहला, ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे हमें रीज़न देना है कुछ क्वेश्चंस के।
फिर यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे जो डी और एफ ब्लॉक है इनका सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है तो हमें बताना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का, और इसकी कोवैलेंसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 के वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें डिफाइन करना था इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और शोल्डिंग इफेक्ट को। तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो वो कहाँ मिलेगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे, लास्ट में। आपको दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ये रहा चैप्टर 3 का आंसर, ये रहा, है ना। क्वेश्चन 11 के चारों पार्ट के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ना सारा हो गया, देन उसका हम 4th से स्टार्ट करते हैं, है ना। थर्ड तक तो हमारे हो ही गए, तो यहाँ से हम 4th पे आ गए। हाँ जी, ये रहे। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी सबसे ऊपर ना मैं मतलब हमारे सर ने ना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर उनमें से किस किस के स्ट्रक्चर आते हैं वो सब लिख पाए हैं। और यहाँ पे जो सर्कल वगैरह है ना, इन्हें आप कुछ भी कंसिडर मत करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो ये ऐसे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस किस का आएगा ये सब हमें याद रख लेना है। दैन उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना रखा है ना। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखा है ना। ये क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है ना। देन यहाँ पे और क्वेश्चंस, है ना। और यहाँ पे जैसे कि ना समझाने के लिए बार बार हर जगह पे टेबल बनाई गई है ताकि ना आपको हर बार ना याद हो जाए, है ना, नोट्स ना निकालने पड़े हर बात पे। यहाँ पे बता भी रखा है कि किस में सबसे ज़्यादा रिपल्शन ऑर्डर होता है, किसका सबसे ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं दिख रहे हैं ना, उनके पीछे लिखे हुए हैं, पीछे यानी कि PDF में नीचे की साइड पे। यहाँ पे हमारा थर्मोडाइनमिक्स आ गया, तो थर्मोडाइनमिक्स में भी ऐसे ही है। यहाँ पे जो ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस है ना, ये थ्योरी वाले 1 to 5 तक, तो ये सबके नीचे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा दिए क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में ना न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम और उसके बाद एक है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर 8 और हाइड्रोकार्बन। इक्विलिब्रियम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला और हाइड्रोकार्बन, इन तीनों के ना क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हैं, इनमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपको खुद से करने हैं। और रिडॉक्स के आपको आंसर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पे स्टार लगाया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन यहाँ पे रेडॉक्स पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस हैं, फिर उसके रेडॉक्स से ना कम ही हैं और इनके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। फिर ये ऑर्गेनिक के हैं, फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मेरे टीचर ने यहाँ पे कोशिश करी है कि वो सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर ले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। जिन जिन क्वेश्चन के वहाँ पे आंसर नहीं थे ना वो क्वेश्चंस के साथ, तो उनके आंसर यहाँ पे हैं, सिवाय 3 चैप्टर्स के। कौन कौन से हैं वो 3 चैप्टर, वो 3 है क्या, पहला है इक्विलिब्रियम, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा हाइड्रोकार्बन। इन तीनों को छोड़ के बाकी सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, और जिन क्वेश्चन के आपको ना मिले उन्हें आप खुद से करिए, है ना। तो यहाँ पे ये रहे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो गए हैं, थ्योरी वाले, ठीक है। फिर यहाँ पे ना हमारी जो है ना रिएक्शन, ये वाली जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें बेसिक मीडियम में हमें क्या करना था, इसको बैलेंस करना था, तो ये सब हमें करना होगा। फिर यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के और एक क्वेश्चंस, और ये लास्ट, और ये हमारा जो पूरा PDF है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।